जय हिंद साथियों। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने पोर्टल ब्रह्मदेव क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। विष्णु कुमार द्विवेदी, जय हिंद टू ऑल। आप सभी का स्वागत है साथियों अपने इस जाने माने प्लेटफॉर्म पर। आज फिर से हम नवीन विचार के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। देखिए, फेल्योर्स आर द रियल पिलर ऑफ सक्सेस है कि जब तक हम असफल नहीं होते, जब तक हम असफल नहीं होते, तब तक हम सफलता का असली मतलब नहीं पहचान। हार का जो दर्द है, अगर वह जानता है कोई, तो उसे सफलता का जो श्रेय है वह बहुत ही मीठा लगता है। जिसने कभी कोई जंग हारी ही नहीं हो, ऐसे सिकंदर कभी भी जीत का असली मतलब नहीं पहचान सकते साथियों। तो जब तक हम किसी एक विषय में, जब तक हम बच्चों एक विषय में कभी हारे ही ना हो, तो हमें जीत की अहमियत नहीं मालूम होती। इसलिए कहते हैं कि जीत और हार कुछ भी हो, लेकिन हमको निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। और संघर्ष के आगे जो जीत मिलती है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम होती है। तो इन्हीं विचारों के साथ आज हम नई ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे साथी। देखिए, ध्यान से सुनिए। कल हमने क्या पढ़ा था बच्चों? कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के लिए पढ़ा था। हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा और भी फ्लोटिंग लॉज पढ़े, डेरिवेशन किए थे, न्यूमेरिकल किए थे। जिन साथी ने वो है लेक्चर नहीं देखा, आपको मैं गुजारिश करूंगा, आपको मैं यह परामर्श दूंगा कि आप एक बार जाइए और उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह लेक्चर जो है वह उसी से रिलेटेड है। जब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे साथी, तब तक यह आप थोड़ा सा दिक्कत होगी, समझ तो जाएंगे, क्योंकि मेरा यह उद्देश्य रहता है कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हर एस्पेक्ट में, हर टॉपिक में हम ऐसी चीजों को सॉल्व करें जिससे टीचिंग और टीचिंग स्ट्रेटजी बहुत ही आसान हो। चलिए, आज हम सीखेंगे इलास्टिसिटी। देखो, क्या आपने कभी भी रबर के साथ खेल किया है? हम तो जब छोटे थे, जब स्कूल क्लासेस में जाते थे, तो दोस्तों को परेशान किया करते थे। कैसे? एक रबर लेकर कभी कभी मजाक में वो पेपर के साथ चिपका दिया करते थे। तो क्या होता था, वो रोने लगते थे, कभी कभी चिढ़ जाते थे, तो बातचीत बंद हो जाती थी कुछ घंटों के लिए। लेकिन दोस्त दोस्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस सारी चीजों को दिया करते हैं। तो आप देखोगे, आप क्या देखोगे साथी, कि कहीं ना कहीं हम चीजों को पढ़ेंगे तो चीजें आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी यानी कि तान्यता क्या होता है। जो बच्चे यूट्यूब उनको भी कहीं ना कहीं तो परेशानी ना हो समझने में, है। तो हम दोनों इंग्लिश लैंग्वेज चलेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हुए चलेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे बच्चों आज जो चीजें तनती हैं, जिनके भीतर क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वह क्या है और उसको हम समझेंगे वह किसके कारण से होती है। जैसे रबर की चीजें हैं, स्प्रिंग है, या कुछ और चीजें जो है, ठीक है, आप देखते हैं गुब्बारा है, वह सब तनती है। क्या तनती है? तनती है का मतलब स्ट्रेच होती है। और यह स्ट्रेचेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनके क्या क्या गुण रहते हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर होती हैं, और एक एक चीज को बहुत ही विस्तार से हम पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा साथी, वह रहेगा साथी, दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, इट इज elasticity will be
इलास्टिसिटी, याद रखिएगा, देखो ध्यान से, इट विल बी इलास्टिसिटी, बच्चों बच्चों याद रखिए, इट विल बी इलास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे कि यह वह गुण होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब आप किसी, ऐसे समझिए, जब आप किसी एक रबर को तानते हो, खींचते हो, तो वह बहुत ही लंबी हो जाती है, और जैसे ही हम उसको लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वह क्या होता है, वह अपने शेप को दोबारा से रीगेन कर लेती है, वह उसी शेप में और उसी आकार में आ जाती है, शेप और साइज में आ जाती है जैसा कि पहले वो थी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी स्प्रिंग, अगर बच्चे स्प्रिंग को फोर्स लगाकर टांगे, या हम कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, हमने इस डायरेक्शन में जैसे फोर्स लगाया, तो वह स्प्रिंग जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने की की वजह से वह बढ़ जाता है। और ऐसे ही जब हम उसको, when we are not exerting the force, when we are restoring the force, restoring का मतलब फोर्स को हटा देते हैं, तो वह स्प्रिंग दोबारा से जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको भिन्न कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही जो मेटेलिक स्ट्रिप्स है, याद रखिएगा, मेटेलिक स्ट्रिप्स में आप देखो कि स्ट्रिप ले लें और उसको फोर्स लगाकर आप बेंड करो, तो वह कंपन करेगा, वह वाइब्रेशन करेगा, इस डायरेक्शन में से मैं फोर्स लगाया, तो वह दोबारा से री ऑसिलेट हो, ऑसिलेशन का मतलब कंपन करेगा, ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, वाइब्रेशन करेगा। और ऐसे केसेस में आप देखते हो कि बॉडी डिफॉर्म हो जाती है, डिफॉर्म का मतलब उसका जो आकार और विकार है चेंज हो जाता है। ठीक है, इन बातों को समझ पाए होंगे, बढ़िया से, बढ़िया ढंग से समझ पाए होंगे, कहीं ना कहीं हम चीजों को बहुत ही आसान तरीके से, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है साथियों। आप बने रहेंगे, कॉपी और पेन अवश्य लीजिएगा, और जो जो चीजें यहाँ पे हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, उन चीजों को लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, जब तक आपका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है साथी। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कहीं ना कहीं हम चीजों को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी ढंग से समझेंगे। अच्छा चलिए, चलिए जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड, चलिए ध्यान से समझना बात, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि जितनी भी जो भी इलास्टिक चीजें हैं, उनके अंदर तान्यता का गुण होता है, द प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, जो वह गुण क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी, एक वह गुण, व्यक्ति की या वस्तु का वह गुण जो उसके रीगेन करा दे, फोर्सेस सीज टू एक्ट का मतलब क्या हुआ, जब कोई भी लगाया हुआ फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट से हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए दाना खींचा और जैसे ही छोड़ दिया, तो वह बॉडी ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी वह अपने शेप को दोबारा से रीगेन कर लेगी। ठीक है, the property of a body by virtue of which it retains its original shape and size is called elastic. चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि इलास्टिक इलास्टिक ऑब्जेक्ट को अगर आप समझो,
तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट हैं जिनके कारण हम क्या करते हैं, जिनके कारण हम चीजों को देखते हैं कि वह चीजें तन जाती हैं, वह चीजें खिंच जाती है, जो उनकी खींचने में मदद करता है। देखो, इसको दोबारा से हम अच्छे तरीके से वी आर टेकिंग ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए कि इलास्टिक जो चीजें हैं, इलास्टिक तो रबर है, इसके अलावा स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, या क्या है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है। मेटेलिक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हो या स्ट्रेचेबल, उसकी तार को हम कितना भी पतला कर सकते हैं। पे आप देखोगे कि ये सारे इलास्टिक ऑब्जेक्ट, देखिए नेक्स्ट देखते साथी, तो इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट those objects which have the tendency खींचने की जिनमें प्रवृत्ति होती है या तनने की जिनमें प्रवृत्ति होती है, जिसको हम जैसे एक बैलून, उसको आप क्या करोगे, उसको खींचोगे और खींचने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। क्लियर है, इस चीजों को बहुत ही आसानी से हम। अच्छा, एक बात और आती है कि जब भी हम खींचते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं जैसे स्ट्रेस, उसकी क्या क्या चीजें लगेंगी, स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस मतलब तनाव लगेगा, तान्यता लगेगी, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रेन लगेगा। ये क्या चीजें, ये क्या चीजें हैं, हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में आगे हम पढ़ेंगे। एक और बात, जो नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट, ऐसी नॉन इलास्टिक ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं कि which those objects which do not have tendency tendency to to stretch, stretch, जैसे stretch की spelling stretch, ठीक है, do not have the tendency to stretch, ऐसी ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेचेबल नहीं है, जैसे प्लास्टिक, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। इसके बाद स्टोन, स्टोन, मैग्नेट, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, जो आप कोई भी फर्नीचर ले लेते हैं वो इलास्टिक नहीं होता है। ऐसी ऑब्जेक्ट जैसे वुड, ग्लास, ग्लासेस, ऐसी ऑब्जेक्ट कभी भी स्ट्रेचेबल नहीं होती। तो देयर आर टू कैटेगरीज, देयर आर इलास्टिक एंड वन इज नॉन इलास्टिक या इनइलास्टिक। इसको हम नॉन इलास्टिक भी कह सकते हैं या इनइलास्टिक भी कह सकते हैं, इनइलास्टिक, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बताऊं कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट के भीतर जो एनर्जी होती है वह होती है जीपीई, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप कुछ बाण को देख रहे थे, वो को देख रहे थे, धनुष को देख रहे थे, उसको हम जैसे ही मान लीजिए इसको यहाँ पे एक तीर है, तो जैसे ही आपने यहाँ इस डायरेक्शन में लगाया, ये खिंच गया, और खिंचने के भीतर इसके अंदर क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। यह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी बदल जाएगी, इस कमान से बाहर। तो ऐसी चीजों में जो इलास्टिक होती हैं, यहाँ पे आपने क्या लगाया था, यहाँ पे तो ये रबर लगी, क्या लगी थी, ये रबर लगी थी, तो रबर के ऊपर इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी, चीजें समझ रहे हो, जो चीजें हम पढ़ के आए हैं
उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं इसके अंदर। साइंस है क्या, जो भी आप, जो भी तर्क है, जो भी बुद्धि है, जो भी लॉजिक है, उसको कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो ऑफ द, ठीक है, टॉपिक ऑफ, क्लियर है, चीज है, समझ आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अपने कहीं ना कहीं क्लासेस की तरफ। फिर से हम पीडीएफ देखेंगे बच्चों, और उस पीडीएफ को दोबारा से हम क्लोज कर दिए थे, देखेंगे। इलास्टिक समझ आया, नॉन इलास्टिक समझ आया बच्चों, ठीक है। ऐसी जो चीजें जो तनती नहीं है वो इन इलास्टिक होती है या नॉन इलास्टिक होती है, ठीक है। और ऐसी चीजों में एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे होता है, आप देख पाते हो। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, आप हेडिंग डालते हुए स्ट्रेस जो है या तनाव जो है, स्ट्रेस जो है वो है रिलेट होता है, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए, उससे रिलेटेड होता है स्ट्रेस। क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अब यह फोर्स किसी भी एरिया पर जब आप लगाते हो, एरिया की बॉडी है, जो भी बॉडी है उसकी कुछ लगाया ही स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने यहाँ से हमने लगाया, ये स्प्रिंग यहाँ पर एक रिजिड बॉडी से अटैच, और इसको हमने जैसे ही फोर्स लगाकर डिफॉर्म किया है तो वहां पे स्ट्रेस आ जाएगा। इसी को हम क्या कह सकते हैं, कैन डिफाइन द स्ट्रेस एज द फोर्स acting on an unit area at the surface of a body. This is called this is called stress, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, F डिवाइडेड बाई ए है। अभी इसको नहीं देते, इसको नहीं देते। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम साथ ही देखेंगे कि स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या है। जब इसका कोई फॉर्मूला है तो इसकी यूनिट भी होगी, सीधी सी बात है। अगर हम इसकी एसआई यूनिट देखें तो यूनिट क्या बनेगी, एफ डिवाइडेड बाई ए, सो इट्स न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, क्लियर है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो छोटी छोटी जो चीजें हैं जैसे एसआई यूनिट है, very helpful in explaining the concept of the what we are discussing here in the lecture and the upcoming lecture. क्लियर है बात, समझ आ रही थी। चलिए इस स्ट्रेन स्ट्रेस के जैसा होता है, बट यहाँ पर ये वेरिएशन क्रिएट, बॉडी पर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस लगाने पर उसके डिफॉर्मेशन के दौरान जो लेंथ के अंदर चेंज आएगा या शेप और साइज के अंदर चेंज आएगा। अगर कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। जैसे हम इसको अगर देखें तो जैसे हमने क्या लगाया, हमने कोई वेट यहाँ पे हैंग कर दिया है, इसकी डाउनवर्ड एक फोर्स है, फोर्स लगा है, और इसकी स्ट्रेच लेंथ, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर बच्चों स्ट्रेन काम करता है। क्या करता है बच्चों, का स्ट्रेन काम करता है। अब यहाँ पर हम जो पहले की इसके आकार और जो कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है बनावट, कॉन्फ़िगरेशन था, वह कॉन्फ़िगरेशन बाद के कॉन्फ़िगरेशन से चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर हो तो वहां पे आपको पता चलेगा if we are taking the ratio of the change caused by the stress, the force we are applying, ठीक है। so this can be the ratio between the original length and change in length, change in this
लेंथ और चेंज अगर हम डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल कॉल्ड स्ट्रेन। क्लियर है बात, समझ आ रही है? समझो समझो साथी, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, तो इसका लाभ देखो, तो वहां से आपको पता चलता है कि if we are changing any length of any object, okay, by applying force, so the ratio of the change length divided by original length, that is delta L divided by L, so it is called strain। अच्छा, लेंथ और लेंथ दोनों ही लेंथ है, तो इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं बनेगी, ठीक है। इट्स डायमेंशनलेस एंड इट डू नॉट हैव एनी यूनिट, a numerical digit, not even a single unit। ठीक है, समझो बात, समझ गए, चीजों को अच्छे से समझ गए। जब भी हम किसी लेंथ में, जब भी हम किसी वॉल्यूम में या शेप या साइज में परिवर्तन करते हैं, तो उसका जो रेशियो निकल के सामने आता है, जैसे अगर लेंथ में हम करेंगे तो डेल्टा एल बाई एल आएगा, अगर वॉल्यूम करेंगे तो डेल्टा वी बाई वी आएगा, अगर हम एरिया में परिवर्तन करेंगे तो डेल्टा ए बाई ए आएगा। ऐसे अगर आप समझ, तो यहाँ पर ये लीनियर डेंसिटी सामने आती है, लीनियर स्ट्रेंथ सामने आती है, लीनियर स्ट्रेंथ सामने आती है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ सामने आती है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर देखो, इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस अ चेंज इन द लेंथ, दिस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो समझो, अगर हम केवल लेंथ के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके वेरिएशन के लिए हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम के भीतर काम करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे शेप और साइज की, तो सुपरफिशियल या हम कहेंगे कि एरियल स्ट्रेन होगा, एरिया से होगा, ठीक है। इन बातों को आप समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे कॉल्ड हुक्स लॉ। दिस इज कॉल्ड, बच्चों, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ या हुक के नियम में अगर आप देखो, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कुछ डेरिवेशंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर हम समझेंगे कि when we are applying some when we are attaching some weight to a string, then the variation in the length will be calculated using different types of the formula। क्लियर है? तो ऐसे फॉर्मूलाज को निकालने के लिए हुक्स लॉ काम करता है। देखो, एक और बात हमने इसमें क्या पढ़ा रखा है, when we are attaching a rigid body with a string, और हम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वेक्टर काम करता है, एक फैक्टर काम करता है बच्चों, और वो फैक्टर जो है वो हुक्स लॉ है। इसको यहाँ पे हम डिराइव करेंगे काफी। चलिए देखो समझो, इट इज ऑब्जर्व्ड, यह क्या है कि डिफॉर्मेशन इन लेंथ या वॉल्यूम या शेप के अंदर यह डिपेंड करता है कि स्ट्रेस कितना है, या जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और उस पर डिपेंड करेगा बच्चों। तो वहां पर जैसे आप देखो, यहाँ पर कि द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, जो भी वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो वह स्ट्रेस अप्लाइड भी डायरेक्टली होता है। देखिए, तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस या हम कह लें स्ट्रेस जो है वो सीधा सीधा संबंधित है स्ट्रेन, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, दोनों चीजें समझिए, जितना आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ही बॉडी की जो है लेंथ या वॉल्यूम या एरिया में परिवर्तन होगा। तो यह सीधे सीधे इस पर डिपेंड करेगा क्या कि जो जो बॉडी की लेंथ है या स्ट्रेन है, वो स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा,
और स्ट्रेन कितनी होगी यह स्ट्रेस पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस डिपेंड करेगी स्ट्रेन पर। क्लियर है, ये समझिए। अच्छा, इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, ठीक ठीक है। इसी चीज को अगर आप देखो, हैंग किया है आपने 2 kg हैंग किया है, तो इसकी लेंथ जो है कुछ रेशियो में बढ़ेगी। मान लीजिए 0.2 बढ़ा, ठीक। अब जैसे 20 kg आप रखो, तो यहाँ पर 2% इंक्रीज होगी, यहाँ पर 0.2 हुई थी। अब जैसे जैसे यहाँ पे हमने हमने 100 kg कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका जो वेरिएशन इन द है या लेंथ है वह बढ़ता चला जाएगा। व्हेन वी आर चेंजिंग द, है ना, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। व्हेन बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द वेट हैंगिंग, हैंगिंग वेट कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे जो लेंथ है, वेरिएशन इन द लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में हुक्स लॉ काम करता है। अब देखो, प्रोपोर्शन के साइन को हम मूव करते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। वह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वह के होता है, ठीक है। अच्छा, इस के को हम देखेंगे स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इस चीज को अगर हम देखें, इसके रेशियो को देखें तो यह कांस्टेंट रहता है। अच्छा, हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ उन सभी चीजों पर काम करता है जो टाइप्स ऑफ मैटर में होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ठीक है। लेकिन लगता है, यह क्या कहलाता है, यह क्या कहलाता है, जैसे एक रबड़ को आप, उस रबड़ को जब तक आप चाहेंगे, जब तक आप बड़ा कर सकते हो, जब तक उसकी एक एक लिमिट के बाहर जब रबड़ डालेंगे तो वह रबड़ टूट जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ हम इसी चीज को देख सकते हैं कि हम एक्सटेंशन कर सकते हैं, हम बढ़ोतरी कर सकते हैं किसी भी चीज में, जब तक उसकी जब तक उसकी ऑब्जेक्ट की एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होगी, एक थ्रेशहोल्ड लिमिट होगी। मान लीजिए इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बढ़िया से आराम से वो बढ़ जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आगे बढ़ाते चले जाओगे तो थोड़ी और आगे बढ़ेगी वो रबर, और जहां पर ब्रेकिंग पॉइंट है इतनी अगर बढ़ा देंगे तो रबर टूट जाएगी। इसको ऐसे समझ कि आगे 4 रोटी, 4 रोटी खाएगा और खाने के बाद उसने अगर 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा ली तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा तो उसका हाजिमा ठीक नहीं होगा, या उसको डिसेंट्री का समस्या। तो एक कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है हर चीज की। अति सर्वत्र वर्ज्य, ठीक है। किसी भी चीज में जब हम अति कर देते हैं, बढ़ोतरी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं, तो वह सदियों कोई भी चीज हो, विज्ञान हो या व्यवहार विज्ञान हो, सभी चीज में अति को मना किया गया है, ठीक है। चलते हैं हुक्स लॉ के ऊपर। अगर आप देखो कि कुछ चीजें जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, उनमें अगर आप देखो सर्टेन लिमिट के अंदर बात करी जाए तो यह लिमिट बताती है, क्या बताती है साथी? यह लिमिट बच्चों बताती है कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, किसी भी चीज की मैक्सिमम स्ट्रेस क्या रहेगी, और वह स्ट्रेस यह कहती है कि उस ऑब्जेक्ट पर हम किसी भी परमानेंट फॉर्म ना कर कर परमानेंट डिफॉर्म ना करके उसको सेफली अप्लाई कर, ठीक है। जब तक एक प्लास्टिक लिमिट फोर्स लगाओगे तो वह अपनी बॉडी को रीगेन, को रीगेन कर लेगी। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा लगाएंगे तो वह बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी, अपने अपने जो शेप और साइज को है वो है परमानेंटली चेंज कर लेगी। क्लियर है चीजें? ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यह जो है वह क्या है, हुक्स लॉ क्या है? इट इज अ लिमिट,
which is a body recovered its original shape or size, that is called area or volume, whatever you can say. So if we are removing the deforming force, okay, when a stress crosses this limit, and this is called elastic limit, which can be permanently deformed. यह ऑब्जेक्ट जो है वह परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए। बातें समझ रहे हो? बातें समझ रहे हो? ऐसे ही आपकी हड्डियों के अंदर भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। जो एरोबिक एक्टिविटीज करते हैं वह ये जानते हैं कि हम अपनी बॉडी को एक लिमिट तक क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग। जो एथलीट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एरोबिक करते हैं, बहुत सारी योगा एक्टिविटीज करते हैं। तो एक लिमिट होती है और यह लिमिट रियाज के साथ साथ बढ़ती जाती है। फिर भी अगर एक लिमिट तक आप क्या करो, किसी भी चीज को, किसी भी हड्डी है, किसी भी मसल को स्ट्रेच करोगे तो वह स्ट्रेचिंग से उसकी साइज को रिगेन करने की तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जब हम लगा देंगे while we are exercising, then this can be affected hairline fracture और what। तो वहाँ पे आप देखते हो कि प्लास्टिसिटी काम करती है। ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल लेके मैंने आपको, तो इस कारण से आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए करेंगे उसके पहले एक टॉपिक है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलता है, या जब हम कहीं ना कहीं 12 बहुत परेशान करने वाला टॉपिक हुआ करता था कि यंग मॉडल। ठीक है, चलिए यंग मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं, रेशियो होता है और यह रेशियो होता है इसके बीच में स्ट्रेस, जो हमने स्ट्रेस बताया उसका अगर हम रेशियो ले लें इसके साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ के, और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है अभी हम पढ़े कि किसी भी चीज की अगर लेंथ को हम किसी फोर्स लगाकर वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, वेरी कर रहे हैं, तो ऐसी केसेस में जो रेशियो दोनों का होगा वह यंग मॉडुलस बताएगा, यंग के मॉडुलस के नियम को बताएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अच्छा, इसकी कंसिडरेशन को करने की डेरिवेशन करेंगे, हम मानेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है साथी, हमारे पास एक लॉन्ग एक बार है, बार का मतलब कोई लाइन लेंथ के अनुरूप इसकी लेंथ एल है, कैपिटल एल, ठीक, और उसका ए है, ठीक, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हमने उसके उसके साइज को, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने एक फोर्स लगाया, और उस फोर्स के लगाने की वजह से हमने कुछ वेट वहां पर कर दिया है और वह स्ट्रेच कर रहा है इसके बार की लेंथ। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू एक और बात समझो, जस्ट वहां पर आप देखो कि ये क्या है, इसकी लेंथ पहले क्या थी, एल सी थी, एल सी, या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एल ओ होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, एल ओ होना चाहिए। ठीक है, सिंबल से ढक गया था इस वजह से यहाँ एल सी लग रहा था। अब देखिए एल ओ है, एल ओ यानी कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लिया है, फोर्स लगाया है, वेट को हैंड किया है, तो इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई, क्या हो गई, एल हो गई। तो हमने अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, हुक के नियम के अनुसार हम देखें तो आप क्या पढ़े हो, द रेशियो ऑफ दिस टू स्ट्रेंथ इज कांस्टेंट। यह क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम रेशियो लेते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम रेशियो लेते हैं तो यह क्या होता है, यह कांस्टेंट रहता है, यह कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
अच्छा, कांस्टेंट तभी रहेगा जब वो इलास्टिक लिमिट तक ही जाएगा। इलास्टिक लिमिट को जब पार कर जाएगा तो वह कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वह डिफॉल्ट हो जाएगा। ठीक, इसी कहेंगे, इसी चीज को अगर हम मैथमेटिकली पढ़ें, डेरिवेशन पढ़ें, डेरिवेशन करने के लिए पढ़ें बच्चों, तो आप देखोगे यंग मॉडुलस क्या है। इसका फॉर्मूला हमने इस वाली कहीं ना कहीं जो डेफिनेशन दिया था उससे लिया है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल। क्लियर है चीजें, है चीजें। चलिए आगे देखेंगे बच्चों। आगे हम अगर देखें तो फोर्स लगाने पर जो लेंथ में चेंज आया है उसका वेरिएशन लेंथ हम अगर देखें, डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा बताओ। फाइनल जो लेंथ है, जो बढ़ गई है लेंथ, उसमें से जो ओरिजिनल लेंथ है उसको हम माइनस कर देंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा। क्लियर है चीजें। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि यह लेंथ के वेरी क्या है, लेंथ के लेंथ के कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेट लेंथ के अनुरूप चल, अकॉर्डिंग टू द लेंथ चल रहे हैं, लेंथ कर रहे हैं, तो वहां पे क्या लगेगा, एक टेंसाइल लगेगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेन लगेगा। और यह टेंसाइल स्ट्रेन जो है बच्चों, वह हमने कितना वेरी किया वो, और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी वो। देखो यहाँ पे हम पहले ही पढ़, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं चीजों को, अच्छे से रिकॉल करा दूं। याद रखिएगा, हम पहले से साथी पढ़ के आए हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है चेंज, क्या करेंगे बच्चों, चेंज करेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये क्या हमने पढ़ा था, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो देखो एक सेकंड दीजिए। चलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको समझ में आएगा कि हम जब टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, ने क्या किया, हमने जो वेरी लेंथ थी जो और कहीं ना कहीं जो पहले ओरिजिनल लेंथ एल माइनस एल ओ है, कहीं ना कहीं डेल्टा। क्लियर है चीजें। अच्छा, स्ट्रेस के लिए अगर आप देखो, स्ट्रेस के लिए देखो तो ये हो जाएगा फोर्स। अब इन्हीं दोनों चीजों को हम यंग मॉडुलस के नियम में रखते हैं, के फॉर्मूले में रखते हैं। स्ट्रेस क्या है, एफ डिवाइडेड बाई ए, डिवाइड करेंगे इसको डेल्टा एल, इसको यहाँ पे समझ लेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन एफ टी से माने ले रहे हैं, तो वाई क्या हो जाएगा, वाई बच्चों हो जाएगा क्या, डेल्टा एल, जैसे ये हो जाएगा बच्चों एफ, एफ डिवाइडेड बाई ए होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई व्हाट, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम फर्स्ट टू ये करते हैं ना, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये एफ डिवाइडेड बाई ए इंटू एल ओ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल वेरी लेंथ। ठीक है, अब इसको अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहो तो y की वैल्यू, यहाँ y चल रहा है ना साथ में, तो y की वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। क्लियर है चीजें। इसके फॉर्मूले को आप किलोमेट्रिकल को हम अभी पर, चलिए ये बातें क्लियर हुई। अच्छा, से हम यूनिट निकाल सकते हैं। एफ की क्या हो गई, न्यूटन हो गई, की क्या हो गई, मीटर हो गई, डिवाइडेड बाई ए की क्या है, ए है एरिया तो मीटर स्क्वायर हो गया, एल क्या है, मीटर है, तो इसकी ऐसा यूनिट याद रखिएगा, एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल की कोई यूनिट नहीं होती। यहाँ पर आपका जो पूरा यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एफ डिवाइडेड बाई ए ऑल ओवर क्या बनेगा, एफ डिवाइडेड बाई ए ये बनेगा न्यूटन डिवाइडेड बाई मीटर। क्लियर है। तो यंग मॉडुलस जो है, यंग मॉडुलस जो है उसकी ऐसा यूनिट होती है
स्क्वायर। अच्छा, कुछ यंग मॉडुलस की वैल्यू है, जो कुछ सबस्टेंस हैं वह टेबल में शॉर्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी न्यूमेरिकल में है, आपसे न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। अगर हम एल्युमिनियम को देखें तो 70 होती है। रेंज आपको दिया गया, इसकी रेंज है इंटू 10 टू द पावर जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। अच्छा, बोन के लिए, हड्डी के लिए अभी हमने बात करी थी ना, एथलीट्स के लिए, तो हड्डी की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जो बहुत ही कम होती है, 0.09। ठीक है। ब्रास, पीतल के लिए देखें तो 91 होगी, कॉपर के लिए देखें तो 110 होगी, डायमंड स्टार बना के रखिएगा, यहाँ पे 1120 होगी। ठीक है। ग्लास के लिए देखें 60 होगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो, सबसे ज्यादा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, या हम कहें यंग मॉडल की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, वो होगी डायमंड के अंदर। ठीक है। किसके अंदर होगी बच्चों? डायमंड के अंदर सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। के लिए देखें तो 1 होगी। जैसे अगर हम इसके बारे में चर्चा करें, 9 1 होता है, तो इसको कहीं जरूर से आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाले। ठीक है। तो बच्चों, साथ ही समझ आया, ये बात समझ आई। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, याद रखिएगा। हमारे पास बच्चों, जो यहाँ पर आपने फॉर्मूला यहाँ पे टाइप किए हैं यंग मॉडल, उसी फॉर्मूले से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे स्टील वायर, एक कोई स्टील वायर लेंथ 1 मीटर है। ठीक है। 1 मीटर लंबा स्टील वायर है, स्टील वायर है बच्चों। स्टील की टेंसाइल, स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो 200 होता है, देखिए यहाँ पे। अच्छा, इसका एरिया दे रखा है बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। तो इन बातों को समझ पाए। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको 1 मिलीमीटर जो है वह बढ़ाया गया है, और इसके जो फोर्स लगाया है इसको बढ़ाने के लिए वो हमने 10,000 क्या लगाया, 10,000 लगाया है। तो आपको यह बताना है यंग मॉडुलस क्या होगा। सभी चीजें दे रखी हैं, आप पुट करें और इसका आंसर ट्राई करोगे एक बार, तो पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करो। चलिए, अब हम जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं करेंगे बढ़िया से पढ़े, तो आंसर बताइए कमेंट बॉक्स। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, फोर्स फोर्स की वो है 10,000 मीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि ओरिजिनल लेंथ होगा 1 मीटर। अच्छा, एक्सटेंशन कितना कर रहे हैं, बढ़ोतरी कितना कर रहे हैं, वह कर रहे हैं 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू दी पावर -3 होता है ना। मिलीमीटर क्या होता है, 10 टू दी पावर -3 होता है, या फिर हम 0.001 मीटर। क्लियर है बात। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया था, स्टील का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था 5 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बातें आपको दी गई। ठीक। अब हम इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे अपर फॉर्मूले, और चीजों को ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हमारे पास जो फॉर्मूला था उसको एक बार वाई इक्वल टू है, यंग मॉडुलस बराबर होता है एफ एन एरिया एंड डेल्टा एल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सभी की वैल्यू जब हम करेंगे, फोर्स क्या है 10,000 है। ठीक। और इसका लेंथ ऑफ ओरिजिनल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 1 मीटर। ठीक। और इसकी जो एरिया है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर -5। क्लियर है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका जो वेरिएशन इन लेंथ
वह है 1 मिलीमीटर, जो हमने चेंज किया था 0.001 मीटर। क्लियर। तो अब इसकी कैलकुलेट करोगे इसको तो क्या जानोगे, देखो यहाँ पे आप इसकी इसकी अगर यहाँ से आप क्या करोगे तो 0.00 10⁻³ से 10⁻⁻5 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगा 550 मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर आप इसको 1000 के साथ अगर तो यहाँ पे चीजें आप देखोगे क्या मिल रहा है, 5 दूनी 10, और जो रेंज ऑफ द पावर ऑफ द वह हो जाएगा 11। ठीक है। 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल था बेस्ड ऑन द यंग, आपको बहुत ही आशा करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम यह देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने क्या क्या पढ़ा है लेक्चर के अंदर। हमने सबसे पहले बच्चों पढ़ा, 1 मिनट दीजिएगा। हमने सबसे पहले पढ़ा बच्चों इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिसिटी के बारे में। जैसे इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इसके बाद हमने पढ़ा इलास्टिक क्या। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इलास्टिक ऑब्जेक्ट एप्लीकेशंस क्या है, डेली लाइफ एप्लीकेशन। ठीक। इसके हमने कुछ और एप्लीकेशंस पढ़े है, अनदर एप्लीकेशंस पढ़े। क्या पढ़े थे, अनदर एप्लीकेशंस पढ़े। इसके अलावा हमने जस्ट इसके अलावा साथी हमने पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है। ठीक। इसका एक ग्राफ बताया था, एक्सटेंशन का ग्राफ और इसका फोर्स का ग्राफ। इसके फोर्स ग्राफ में दो चार चीजें थी कि मान लीजिए ये इलास्टिक लिमिट है। ठीक है। इलास्टिक लिमिट है और यह इलास्टिक लिमिट जो है वह जब बढ़ जाती है ब्रेकिंग पॉइंट, क्या है ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसके ब्रेकिंग पॉइंट तक जाते हो, फोर्स लगाते हो, तो वह फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर देगा परमानेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बातें समझ रहे हो। अच्छा एक और बात मैं बोलूंगा आपसे कि जो सॉफ्ट आयरन होता है, क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, इसको हम ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर यूज करते हैं। जो चीजों को ट्रांसफॉर्मर जो होता है वह जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर बार बार इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो उसके भीतर जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ, या हम कहें जो आपकी टेंसिबल क्षमता है या इलास्टिक क्षमता है, वह धीरे धीरे खत्म होती जाती है, डिस्ट्रॉय होती जाती है। क्योंकि वह जो लोहा है या वह जो स्टील है या वह जो धातु है, वह बच्चों धीरे धीरे क्या होती जाती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी खो देती है, लूज कर देती है। ठीक है। ऐसे ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट लेंगे जो क्या होगा, सॉफ्ट आयरन होगा। क्या होगा साथी, सॉफ्ट आयरन होगा। सॉफ्ट आयरन इज वेरी इलास्टिक। क्लियर है, इन बातों को समझ पा रहे हो। सॉफ्ट आयरन है बहुत इलास्टिक होता है और कहीं ना कहीं काफी यूज करते हैं। जैसे गोल्ड है, ये भी बहुत इलास्टिक है। इसके अलावा हमने क्या देखा, डायमंड है, इसकी इलास्टिसिटी या यंग मॉडल बहुत ज्यादा होती है, 1100 की आसपास। ठीक है। चलिए अगर हम बात करेंगे दूसरी चीजों के विषय में, तो हमने आज पढ़ा कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन को जब हम 3 तरीकों से देखते हैं, पहला तरीका हमने पढ़ा था कि लेंथ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द लेंथ के
आपके पास क्या आता है, आपके पास एक फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा एल वेरिएशन ओरिजिनल। क्लियर? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? इसको हम कहते हैं टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी कि जो जो स्ट्रेन है वो दो और तरीकों से हम अप्लाई कर सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा एल यानी कि वेरिएशन इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ दैट। क्लियर है चीजें? तो ये क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेन आ जाएगा, एस टी से ठीक है। देखिएगा, देखो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बच्चों, यह लेक्चर आपने भले ही 1 घंटे के लिए बढ़िया ढंग से पढ़ा और नोट्स बनाए, लेकिन उन नोट्स को दोबारा से आपको, यह मैं जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसकी सेल्फ स्टडी करोगे, इसको रिवाइज करोगे, दोबारा से पढ़ोगे, सीखोगे जाके। अगर नहीं देखते हो तो यह आपकी कहीं ना कहीं, मैं यहाँ पर आपको केवल गाइड कर सकता हूँ, आपको सफलता की इबारत है खुद ही लिखनी। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रेन को हम दूसरे तरीकों से भी अप्लाई करते हैं। जब स्ट्रेन को एरिया वाइज, जब हम इसको एरिया वाइज कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे तो देयर विल बी वेरिएशन इन द एरिया। क्लियर है? जैसे अगर हम डेल्टा एल की जगह डेल्टा ए ले लें तो एरिया वेरिएशन इन द एरिया, और जो ओरिजिनल एरिया है उसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये है सुपर सुपरफिशियल, सुपरफिशियल या एरियल, क्या कह सकते हैं, एरियल स्ट्रेन। क्लियर है? क्लियर है चीजें? इन तीन बातों से आप क्या कह सकते हो कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या लगाएंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम क्या लगाएंगे, कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके लेंथ, उसकी वॉल्यूम, उसकी एरिया या उसकी कोई दूसरी फिजिकल को आकार या कॉन्फ़िगरेशन कहें तो वह बदल जाती है। और वहां पर आपको क्या देखना होता है कि ऑफ ओरिजिनल रेशियो ऑफ ओरिजिनल जो आपका शेप और साइज है उसके शेप और साइज के साथ वेरिएशन के साथ आया है, वह स्ट्रेंथ होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा, इसके अलावा बच्चों ने पढ़ा कि इसके अलावा हमने पढ़ा कि यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस क्या, यंग मॉडुलस का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि y इज इक्वल टू जो होता है वह आपके सामने पढ़ा था कि f डिवाइडेड बाई a, इसके साथ हमारे साथ रहता है डेल्टा l डिवाइडेड बाई l, ये होल डिवाइड में। क्लियर है साथी? समझ में आ रहा है कि यह तो क्या होगा, यह तो हमारा डायमेंशनलेस है, या हम कहीं इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो ऐसा ही यूनिट क्या बनेगी, ऐसा ही यूनिट जो बनेगी यंग मॉडल के लिए बन जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अगर हमने कुछ चीजें और पढ़ी तो न्यूमेरिकल किए, क्या किए बच्चों, न्यूमेरिकल किए, और उन न्यूमेरिकल के अंदर हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट किया, क्या बच्चों कैलकुलेट किए थे, बताओ बताओ, यंग मॉडुलस कैलकुलेट किए थे। तो एक बार फिर से हम इसका एरिया का फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। क्लियर है? तो आप समझोगे यंग मॉडुलस जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट क्या होगा, नेचर, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें, चाहे सॉलिड क्या है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है, लिक्विड हो या कोई गैस हो, ठीक है, या कोई और ऑब्जेक्ट हो, उसकी नेचर क्या है
उसके हिसाब से आप क्या देखते हो, यंग मॉडल की यंग मॉडल इसके अंदर हमने डायमंड ऐसा देखा था, ठीक है। अगर फुल टेन टू द पावर न्यूटन डिवाइड इसका क्या था, यंग मॉडल की वैल्यू, ठीक है। तो अच्छा, इसके लिए वुड के लिए, लकड़ी के लिए आपने देखा कि लकड़ी के लिए क्या था, वन था, इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁹ न्यूटन पर जो हमें डेढ़ करता है। इन सभी बातों को बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आप फिर से एक बार यहाँ इसी पीडीएफ को चलेंगे दोबारा से और इन चीजों को रिकॉल करेंगे एक बार और फिर हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। इन बातों को बहुत ही उत्तम ढंग से आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। तो लिखना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, लिखना मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। याद रखिएगा, याद रखिएगा साथियों। देखो, रास्ते तो कई जो मंजिल की तरफ जाते हैं, लेकिन वह रास्ता आपको चुनना है जो आपके अनुरूप होता है, ठीक है। हो सकता है आपका घर रास्ते में पड़ता है और वहां से होके कई रास्ते आप तक आपके घर तक जाते हैं, लेकिन आप कौन रास्ते पकड़े हो, वहां से आपका घर नजदीक और सबसे सुगम, या अगर बाधाओं से भरा है तो बाधा कितनी भी आए, लेकिन आपको क्या करना है, उनसे डरना नहीं है। बिना डरे हुए आप आगे निरंतर बढ़ते जाइए। स्लो एंड मीन्स द रेस, निरंतर चलना लेकिन लगातार चलते रहना, ठीक है, बिना किसी रुके हुए। आप क्या देखते हो, आप कहिए और आप स्वामी विवेकानंद के वक्तव्य को देखते हो, उठो गिरो उठो फिर भी बिना रुके तरफ आगे बढ़ते जाइए साथियों, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी कर सकेंगे। चलिए, यहाँ पर आपने एक ग्राफ इसके किसके बीच में फोर्स और एक्सटेंशन, जब भी हम किसी इलास्टिक बॉडी का ग्राफ बनाते हैं तो वह दो फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स के बीच में और एक्सटेंशन, ठीक। तो यह फोर्स और यह एक्सटेंशन जो है उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। आपने एक चीज पढ़ी थी, आपने हुक्स लॉ पढ़ा और हुक्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट स्ट्रेस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्लियर। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि स्ट्रेस बटे स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, क्लियर, ये बराबर होता है, क्लियर। कांस्टेंट मतलब जो हुक्स लॉ का कांस्टेंट आता है, ठीक है। अच्छा, ये अगर हम देखते हैं तो इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर हम देखें, इसकी अगर हम चीजों को पढ़ें, चीजों को समझें, तो यहाँ पर इस 2 पॉइंट पर आपको ये देखने को मिलेगा कि हम फॉर्मेटिव को कर रहे हैं, कोई पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो लिमिट तक क्या होगा, डिफॉर्म होगा, लेकिन जब वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आएगा तो वो टूट जाएगा, फिर वह रीगेन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इलास्टिक लिमिट को, इलास्टिक थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर क्रॉस कर गया है। ऐसे किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज को रीगेन नहीं कर सकती। क्लियर है, चीजें चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर है कि नहीं। एक और बात, जब आप कभी भी आपके एक्सीडेंट हो जाए बाइक, ठीक है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो धीरे धीरे आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके भीतर जो बोन डेंसिटी है उसकी वजह से इलास्टिसिटी है बोन के भीतर, तत्वों की है जो फ्लूइड भीतर बहता है अंदर, वो धीरे धीरे आपके हटने लगता है और है तो बोन
करने के लिए या या हम बोलने के लिए कह सकते हैं। डॉक्टर भी मना कर देता है कि आप क्या करिए, आप हमें लेकिन ये ज्यादा समय के बाद डिपेंड करता है। उसका अगर कोई मसल जल्दी रिकवर, तो बॉडी की इलास्टिसिटी या बॉडी का ठीक है साथी, चलिए चलिए जो के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर कहीं ना कहीं हमने जो फिगर देखी थे उन फिगर की चर्चा करते हैं। हम इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वो बढ़ जाए। इसके अलावा मेटल हैं, ठीक है, प्लस को देखा 4 डिवाइडेड बाई क्लियर है चीजें। चलिए हुक्स लॉ के अंदर हम पढ़ा कि जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के कहाँ से आपको मिलता है, वहां से बच्चों आपको मिलता है क्या कि आप देखोगे, आप बच्चों देखोगे कि आपको जो चीजें मिलेंगी वहां पे आप देखते हो कि क्लियर है चीजें। स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ये क्या होता है, ये बच्चों हमने देखा था क्या, ये कांस्टेंट रहता है, ये क्या रहता है, ये बच्चों कांस्टेंट रहता है, ये कभी भी बदलता नहीं है, तो नहीं होता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जब भी हम कोई वेट लोड करते हैं ये चीज पर, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हमने पढ़ी थी यंग मॉडल और ये थी यंग मॉडल, और हम टू में यंग मॉडल की वैल्यू, ठीक है। एक और बात, एक और बात, यहाँ पर सभी चीजों पर क्या लगता है, टेंशन लगता है, या टेंशन टेंशन जो है हमने पढ़ा फोर्स के, फोर्स से ही रिलेटेड रहता है, फोर्स से ही रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो टेंशन और फोर्स रिलेशन में है, क्लियर है, ठीक है। एक और बात, जब भी हम कोई पुली का सिस्टम लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, कोई का पुली का सिस्टम लेते हैं तो हम एक मान लेते हैं जो पुली है उस पुली को हम फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो यहाँ पर ब्लॉक दो मास को लटकाया है, एक का मास ऊपर है, एक का मास नीचे है, जो मास नंबर है वो ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है, मास मास m1 जो है वो छोटा है, मास दूसरा मास छोटा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या मान लेते हैं, इस पूरे पुली के फ्रिक्शन लेस मान लेते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आगे जोड़े हमारे चैनल श्री ब्रह्मदेव क्लासेस के साथ, ठीक है बच्चे। श्री ब्रह्मदेव क्लासेस आपको कहीं संकल्पबद्ध तरीके से पढ़ाता है बच्चों, तो यहाँ पर साथियों की कमी नहीं। आप देखिए और भी साथी आएंगे, कहीं ना कहीं बहुत ही उत्तम ढंग से हम पढ़ेंगे। हम आज जो सीखे उसको थोड़ा सा पढ़ करते हैं। चलिए यहाँ पर अगर देखोगे कि इलास्टिसिटी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि बाय वर्च्यू ऑफ विच द मैटर रेजिस्ट एनी फोर्स which try to change the length, shape or volume. Elasticity is the property of the body by virtue of which it uh, it regains its original shape, size, volume or whatsoever. ठीक है, ये इलास्टिसिटी होती है। और ऐसे ही दो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, इलास्टिक ऑब्जेक्ट, इलास्टिक ऑब्जेक्ट या नॉन इलास्टिक क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रेस, द स्ट्रेस इज द डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स डिफॉर्म करने के लिए लगाया जा रहा है, डिवाइडेड बाई
पर यूनिट एरिया। क्लियर है चीजें। अच्छा, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है? लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ को वेरी करेंगे किसी भी बॉडी की, तो वहां पर जो ओरिजिनल लेंथ है और जो लेंथ का वेरिएशन है, चेंज दोनों को, तो आप जान लीजिए। अच्छा, रेशियो बिटवीन द स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर? ये चीजें क्या हो बताती हैं? ये चीजें बच्चे बताती हैं, क्या बताएंगे बोलो? वो बताएं कि यंग मॉडुलस की यूनिट क्या है, या यंग मॉडुलस की ऑफ द स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्लियर है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये समझ रहे हो? अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर जो भी चीजें आज समाप्त हो गई, इससे जो रिलेटेड डाउट्स हैं आपके, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं सब प्रयास करूंगा। वैसे तो आपने जो आपका issue है, उस मुझे कहीं समय देने का प्रयास चल रहा है अपने सारे कामों की साइड आप तक लेके आ रहा हूँ, तो इसको भर के प्यार दीजिए। जब तक आप उस चीज को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट नहीं करेंगे, होता क्या है, कोई भी यूट्यूबर है आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ाता है, कोई भी है क्लास का आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाता है, केवल बस आशा ये रहती है कि आप वहाँ पर एक अपना प्यार भरा कमेंट, आप अपने साथियों तक, आपके जो छोटे आपकी कंपटीशन पढ़ रहे हैं, जो 11 और 12 के अंदर जो आईआईटी या जेईई या हम कह सकते हैं, ठीक है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी अदर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बीएससी के लिए बीएससी, या फिर जो भी टेक्निकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर कोर्स होता है, वहाँ पर एक कोई अदर कंपटीशन, ठीक है, वो भी, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी कमेंट यहाँ पर हम देख पाएंगे, लाइक देख पाएंगे, सब्सक्रिप्शन देख पाएंगे, तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशनल थॉट आएगा कि बच्चे हमारे साथी हमारे साथ में, उनको उत्तम शीर्ष बहुत ही आवश्यक है, तो हम और अधिक लगातार प्रयास करेंगे और अच्छे लेक्चर्स बनाएंगे, हम बड़े साथ के लिए लेते हैं और अच्छी साइंस के विषय में, साइंस से प्यार करा देगी, साइंस से प्यार हो जाएगा, फिर रहेंगे श्री ब्रह्मदेव का भी साथ। ध्यान रखिएगा, बहुत मिलते हैं नए लेक्चर की तरफ, नए लेक्चर में, ठीक है? तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद और वंदे मातरम।